अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? मैम क्लियर आ रही है। ओके, आज का जो लेक्चर है ना वो सिर्फ मैंने इसलिए इसमें कुछ हैंडआउट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो हमने लास्ट वीक में पूरा पढ़ा है और जो आप में से अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ को आ रहा था लेकिन कुछ बच्चे जो है इतने क्लियर नहीं थे उसमें, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लेक्चर जो है उसे कम्प्लीटली उसके अकॉर्डिंग रखा जाए ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना उसको आप लोग समझ सकें। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम रीपैरामीटराइजेशन से गो थ्रू होंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आप एस और टी का जो था एस इज इक्वल टू प्लस माइनस टी, ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह कुछ और भी 2-3 चीज़ें थी, तो वो आज हम उसे डिस्कस करेंगे और आप कोशिश करेंगे इसको आज आप जो भी बात आपको समझ में नहीं आती आप उसे डिस्कस करके इसको ख़त्म करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएँ जो कि कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व होंगे और वो काफ़ी ईजी है, आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे उसे पढ़ के। खैर अब ये देखें, बुक्स से मैं शेयर कर रही हूँ, बुक्स आपके पास मौजूद हैं। ये रीपैरामीटराइजेशन की हम लोग डेफिनेशन भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं और उससे फर्दर जो चीज़ें इसमें आपको समझ में आ रही थी और उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने तैयार की है वो आप साथ देख लेंगे, ठीक है? अ रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अ कर्व अल्फा फ्रॉम ए बी टू आर क्यूब इज अ 1-to-1 ऑन टू फंक्शन। रीपैरामीटराइजेशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास कोई रेगुलर कर्व अल्फा होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद अब रीपैरामीटराइजेशन क्या है कि 1-to-1 ऑन टू फंक्शन है सच दैट बोथ जी एंड इट्स इनवर्स एच आर ऑफ क्लास सी के, और जी और एच दोनों को क्लास सी के को बिलोंग करना चाहिए, वह के जो है वो 1 से कम किसी सूरत नहीं हो। और फिर इस रीपैरामीटराइजेशन को अप्लाई करने के बाद आपके पास एक रीपैरामीटराइज्ड कर्व बनेगा जिसका इमेज एग्जैक्टली वही होगा जो अल्फा का होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने उसको देखने का जो एंगल है उसको जस्ट चेंज किया हुआ है, ठीक है? तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा नॉट जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, और इफ आर डिनोट्स द वेरिएबल इन द इंटरवल सी डी, आपको पता है कि आर डिनोट करता है, देन डी बीटा बाई डी आर इज इक्वल टू डी अल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर। अब कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से इसके इक्वल आ गया, तो इसके लिए मैं आपसे स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ और जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इसमें देखेंगे। ये देखें आपके सामने, सबसे पहले अब क्वेश्चन ये कि डी बीटा बाई डी आर इक्वल्स टू डी अल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर, इक्वेशन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है ये कैसे आया ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ नॉट जी ऑफ एक्स अगर हो तो उसका मतलब क्या होता है, पहले आप एक्स के ऊपर जी को अप्लाई करेंगे और उसके बाद फंक्शन एफ को अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ऐसा ही है, बीटा जो है वो अल्फा नॉट जी है, बीटा आर के ऊपर अप्लाई हो रहा है और जी भी एक्चुअली आर के ऊपर ही अप्लाई होता है, तो इससे हम लोग पहले जी को हम लोग आर पे अप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा जो कि टी होता है, हमने ये भी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा इसे दिखा देती हूँ कि जी ऑफ आर जो है वो, यानी जी जब आर के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आंसर टी आ रहा है, दैट इज जी ऑफ आर इक्वल्स टू टी। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे अल्फा ऑफ जी ऑफ आर को अल्फा ऑफ टी भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये बात कंपोजिशन कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे क्लियर होगी। इसके बाद जब आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो तो फिर आपने इसका डेरिवेटिव या चेंज हो इनवर्स ऑफ जी एच, हमें पता है हमें उसका इनवर्स लेना है, ठीक है? और आप यहाँ से देखें कि सी डी इंटरवल में से एलिमेंट्स जो हैं वो आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए बी इंटरवल के एलिमेंट्स को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और जी जो है ये आर वैल्यूज ले रहा है और आंसर टी में दे रहा है
और जो इसका इन्वर्स होगा वो क्या करेगा, टी से वैल्यूज लेगा और वापस आर में देगा। यस मैम। ठीक है, अभी जी नॉट एच ऑफ टी यानी किसी भी फंक्शन को उसके साथ इन्वर्स के साथ अगर हम कंपोजिशन लें तो जिस पे अप्लाई होता है आंसर भी वही आना चाहिए, क्योंकि वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है ना। तो अब हम लोग जस्ट इसको देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जी नॉट एच ऑफ टी का मतलब ये है कि पहले एच टी के ऊपर अप्लाई होगा और उसके बाद जी अप्लाई होगा। जब एच टी के ऊपर अप्लाई होता है तो टी को एच लेता है और आंसर आर में दे देता है, तो हम लोग एच ऑफ टी को आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जी ऑफ आर लिखेंगे। और जी का क्या काम है, जी जब आर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आंसर टी में दे रहा होता है, तो जी ऑफ आर जो वो आंसर टी दे रहा है। ये सारा काम करने का मकसद क्या है, ये हमने इसलिए किया है ताकि हम इस स्टेप तक पहुंच सकें कि हम इसका हम दोनों साइड ये जो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है जी ऑफ एच ऑफ टी इक्वल्स टू टी जो बन रही है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड्स पे। जब टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से लेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, और जब जी ऑफ एच ऑफ टी का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले डी जी बाई डी एच होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और देन डी एच बाई डी टी होगा। ठीक है, अब ये देखेंगे दो नंबर्स हैं, एक डी जी बाई डी एच को हम लोग आर भी लिख सकते हैं, ये देखें क्योंकि एच टी में वैल्यूज पुट करते हैं, टी वैल्यूज के ऊपर एक्शन करता है तो आर हमें रिजल्ट देता है। यस मैम। डी एच को मैम ये जो आपने बताया कि आर जो है टी की वैल्यू देता है, मैम ये कोई रूल है कि इसने इसी में देनी है या ये हमने खुद ही किया है? मैम इसकी समझ नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जी की डोमेन सी डी है, हमने कह दिया कि सी डी के एलिमेंट्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो हमें पता रहे कि डोमेन के एलिमेंट्स हैं। जी और मैम फिर सही। की रेंज जो है वो ए बी है, और हमने कह दिया कि हम ए बी के एलिमेंट्स को टी से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, डोमेन में से ले रहे हैं या रेंज में से ले रहे हैं। ठीक है, अब एच ठीक क्योंकि उसका इन्वर्स है तो वो डेफिनेटली फिर जो रिजल्ट दे रहा है उसको वापस रिवर्स करेगा ना, यानी टी को इन टर्म्स ऑफ है। यस आर मैम। डिफाइन करेगा। जी जी। यानी ग्राफ की मतलब ये पिक्चर भी फॉर्म है यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दी है, और वैसे आपको यस पता मैम। नहीं। ठीक है, अब इस सारा काम जी करने मैम। का मकसद क्या था कि आप ये इक्वेशन हमें मिल जाए डी जी बाई डी एच और डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू 1, ये हमें मिल गई। और यहाँ पे एच को आर से रिप्लेस कर दिया क्योंकि जब हम एच को टी पे अप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आर आता है, इसलिए हम इसको आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी जी बाई डी आर के बारे में हमें डिसीजन चाहिए कि ये जीरो है या नहीं ताकि हम उसको यूज कर सकें। अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो दिस मीन्स कि इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक जीरो होता तो आंसर जीरो होता, so this means कि both dg by dr is not equal to 0 and dh by dt is not equal to 0 as their product is 1। ठीक है, तो 1 होता या कोई और नॉन जीरो नंबर होता तो हम बड़े आराम से ये कहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि dg by dr नॉन जीरो शो हो जाए ताकि हम यहाँ पे बीटा के बारे में डिसीजन दे सकें कि डी बीटा बाई डी आर भी नॉन जीरो है। ठीक है, क्योंकि अब डी अल्फा बाई डी टी भी नॉन जीरो है और डी जी बाई डी आर भी नॉन जीरो है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स यस मैम। डी आर जो है ये भी नॉन जीरो हो जाएगा और ये रेगुलर कर्व की फर्स्ट जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर देगा। ठीक है, यस मैम। सो डी जी बाई डी आर नॉट इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1 प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 क्या है? डी बीटा बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा ये जो 1 यहाँ पे है हमने इसका दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई करके ये एक्सप्रेशन लिया। सही है बात? जी मैम। ओके, Yes, ma'am. उसके बाद हम पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी कि ये रेगुलर कर्व है। अब सेकंड कंडीशन आप देखें, बीटा इज अ रेगुलर कर्व, सी के क्लास को बिलोंग करना चाहिए, और जी जो हम लोग चूज करते हैं रीपैरामीटराइजेशन, उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो C1 क्लास को एटलीस्ट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो और अल्फा भी सी के क्लास को बिलोंग करता है। और हमने जब हम सी के क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे तब एक मैंने आपके साथ थ्योरम शेयर किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि सम प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब क्योंकि यस। बीटा जो है ये क्या है, बीटा बीटा यहाँ पर अल्फा नॉट जी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं मुझे नजर आ रहा। ठीक है, बीटा जो है वो अल्फा नॉट जी है, हमें ये पता है, और इसका मतलब हुआ कि बीटा कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस है, दैट्स व्हाई बीटा भी क्लास सी के को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे बीटा रेगुलर कर्व जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि
ये कैसे हम कह देते हैं, मिनिमम वाला जो इशू था ये क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। इसके लिए मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए अगर अल्फा C2 क्लास को बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज D2 अल्फा बाय DT स्क्वायर इज कंटीन्यूअस, ठीक है। और अगर G बिलोंग करता है C1 क्लास को तो DG बाय DR भी कंटीन्यूअस है। अब होगा क्या, डी बी आर जो है ये पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये डी अल्फा बाई डी टी और डी जी बाई डी आर के इक्वल है, ठीक है। अब डी जी बाई डी आर भी कंटिन्यूस है, डी अल्फा बाई डी टी भी कंटिन्यूस है, तो दिस मीन्स के डी बीटा बाई डी आर भी कंटिन्यूस होगा और इसका मतलब ये हुआ कि वन था। यस मैम। जी मैम। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहेंगे। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इन दोनों का भी हमें सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा, लेकिन क्योंकि जी जो है वो C1 क्लास को बिलोंग कर रहा है और इसका मतलब है कि जी C2 को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर हम ले भी लेंगे तो कंटिन्यूस नहीं होगा। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बोले क्लास हो रही है मेरी, बोले क्या हो रहा है, क्या हुआ। जी क्लास ओके, हमें ये बात तो पता लगे कि डी बीटा बाई डी आर जो है ये कंटिन्यूस है, बीटा C1 को बिलोंग कर रहा है और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो अल्फा और जी दोनों के सेकंड डेरिवेटिव इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। अब क्योंकि जी C2 क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा, अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा तो बीटा का भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं हो सकेगा, इसलिए यस मैम। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से कह देंगे कि जो डी बीटा बाई डी आर तो पॉसिबल है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ बीटा जो है अगर फाइंड कर भी सकेंगे हम लोग तो हम उसका कंटिन्यूस उसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब कि बीटा C2 क्लास को बिलोंग नहीं करेगा, तो बीटा C1 क्लास को बिलोंग करेगा। तो अब वन जो है, ये दो ऑप्शन थे हमारे पास, अल्फा की क्लास और एक जी की क्लास। असल में बात ये कि अल्फा और बीटा जो है वो उन दोनों का इमेज सेम है, सिर्फ हमारे उसको जो पार्टिकल की मोशन है उसको देखने का एंगल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है इस अल्फा को कंसिडर करते हैं, इस पर जो टेंजेंट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हम अल्फा की टर्म्स में बात करना चाहेंगे तो हम उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला जो है वो डी अल्फा बाय डी टी हो जाएगा। और अगर हम उसको अगर हम उसे बीटा की फॉर्म में बात करना चाहेंगे तो फिर एंगल फिर वो होगा डी बीटा बाय जी। अगर हम उसको बीटा की टर्म्स में लेंगे तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम बीटा की टर्म्स में बात करना चाह रहे होंगे, और हम उसको एस जो है उसका फॉर्मूला डी बीटा बाई डी आर होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो फिर मैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करती हूँ। यस मैम, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम इसकी देखते हैं जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपके लिए बनाई है।
जी, इसमें देखें ये टी टेंजेंट वेक्टर फील्ड है अल्फा की, जो कि टी नॉट पे हम लोग देख रहे हैं। और इस ये टी नॉट होगा कैसे, आर नॉट को यूज करते हुए हम लोग ये टी नॉट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एस यस जो है ये ऐसी टेंजेंट वेक्टर फील्ड होगी जो कि बीटा पे होगी। और अब हमने शो क्या कर, यहाँ तक तो बातें अब क्लियर हो गई कि ये चीज़ें ऑलरेडी होल्ड कर रही हैं। अब हम जो रिजल्ट शो करना चाहते हैं वो ये है कि एस इज इक्वल टू प्लस माइनस टी, यानी ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनके दरमियान जो है वो प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा, बाकी ये सेम होंगे। इसके बाद एस जो है बाय फॉर्मूला क्या होगा, डी बीटा बाय डी आर। और हमें पता है कि बीटा जो है वो अल्फा नॉट डी के इक्वल है। दिस मीन्स डी बीटा बाय डी आर इज इक्वल टू डी अल्फा बाय डी टी इंटू डी जी बाय डी आर, ठीक है। ये वही चेन रूल है जो हम लोग आज थ्रू आउट अप्लाई कर रहे हैं। यस मैम। इसके बाद अब हम लोग ये जो डी बीटा बाई डी आर की वैल्यू है ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू डी बीटा बाई डी आर ओवर मॉडुलस ऑफ डी बीटा बाई डी आर। इसमें हम लोग डी बीटा बाई डी आर की वैल्यू जब रखते हैं तो एस की वैल्यू ये आपके सामने आती है, दिस वन, ये एस की वैल्यू है, ठीक है। और इस वैल्यू में अब देखिए अगर हम जो डिनोमिनेटर और मॉडुलस है प्रोडक्टिव फॉर्म में हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, और फिर हम पूरे एक्सप्रेशन को डी अल्फा बाई डी टी ओवर डी अल्फा बाई डी टी मॉडुलस इंटू डी जी बाई डी आर ओवर डी जी बाई डी आर मॉडुलस की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें पता है कि टी का जो फॉर्मूला था वो डी अल्फा बाई डी टी ओवर डी अल्फा बाई डी टी ओवर मॉडुलस ऑफ डी अल्फा बाई डी टी है, तो हम उसको टी रख सकते हैं, यानी एस हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा टी इंटू डी जी बाई डी आर ओवर डी जी बाई डी आर मॉडुलस। इसके बाद ये होगा कि अब ये प्लस और माइनस साइन कैसे आएंगे। अगर डी जी बाई डी आर पॉजिटिव होगा तो आप इसको डी जी बाई डी आर के मॉडुलस से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस वन होगा। जैसा कि अगर आप 5 को 5 के मॉडुलस से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा, प्लस वन, ठीक है। और केस कब क्रिएट होगा कि डी जी और डी आर पॉजिटिव कब होगा, जब जी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट नेगेटिव केस को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव केस जो है नेगेटिव, और ये जो भी हम केस डिस्कस कर रहे थे उस सूरत में एस जो है वो टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब डी जी बाई डी आर नेगेटिव भी हो सकता है, कब होगा, जब जी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब डी जी बाई डी आर नेगेटिव है और हम इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो आंसर माइनस वन आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग -5 को मॉडुलस ऑफ -5 से डिवाइड करते हैं तो -1 आंसर आता है, ठीक है। और इस सूरत में एस जो है वो माइनस टी देगा, और आपके पास एस के दो ऑप्शन रह जाएंगे, प्लस टी और माइनस टी। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी जो आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में समझ में नहीं आ रही थी। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। मैम जी मैम जो आपने उस दिन करवाया था वो काफी है कि जो आपने आज करवाया वो मतलब वो भी उसके साथ ऐड कर लें? वो मैंने आपको सिंह करवाया था ना, ये आज जो है ये उसमें आपको ऐड कर लेंगे तो ये आपके लिए आइंदा इजी हो जाएगा, जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को में से कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको फिर अच्छे से लिखा था कि आप इसको समझ सकें अच्छे से। मैम ये नोट्स शेयर कर दें, ये नोट्स जो मैम ठीक है मैम वो जो मिनिमम वाला आपने बताया ना यहाँ पर, यानी कि आपने कहा बीटा का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सेकंड कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो उससे नीचे बता दीजिएगा थोड़ा सा। मिनिमम को दोबारा डिस्कस कर लें। जी मैम, लास्ट से यहाँ से देखिए आप यहाँ से बीटा जो क्लास C1 को बिलोंग कर गया, इसमें किसी को एतराज नहीं है, ठीक है। अब हम लोग C2 हम असल में हमारा मसला ये था कि हम ये मिनिमम इन्वॉल्व भी क्यों करते हैं, इसलिए ये सारी डिस्कशन हुई है।
तो अदरवाइज तो अगर C1 को बिलोंग कर गया और हमने उसको जस्ट रेगुलर कर्व ही प्रूव करना है तो हमारा काम तो यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो जनरल फार्मूला दिया हुआ है कि इनमें से एक मिनिमम क्लास को बिलोंग करेगा, तो उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे है कि अगर जी क्योंकि C1 क्लास को बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स के जी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता भी है तो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो दिस मीन्स के क्योंकि अब बीटा के डेरिवेटिव जी के डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहे हैं और अल्फा के साइड बाय साइड, तो अब अगर जी का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो दिस मीन्स बीटा अल्फा को तो कर ही रहा है क्योंकि अल्फा क्लास C2 को बिलोंग कर रहा है, तो बीटा का भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बीटा का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि जी का डेरिवेटिव जो है सेकंड ऑर्डर वो किसी सूरत कंटिन्यूस नहीं है। तो इसलिए कंटिन्यूटी का जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि प्रोडक्ट सम एंड कंपोजिशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। तो अगर कोई एक डिसकंटीन्यूअस हो जाता है तो फिर वो भी हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे थ्योरम, तो बीटा तब क्लास C2 को बिलोंग नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बीटा की क्लास जिसे हम लोग CN से जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिसीजन कौन देगा? अल्फा और जी की क्लासेस देंगी। हम लोग अल्फा को क्लास CM से बिलोंग करवा रहे हैं और जी को क्लास CK से बिलोंग करवा रहे हैं। तो K और M में से जो मिनिमम होगा वो ही N की वैल्यू होगी, जैसा कि 1 और 2 में से जो मिनिमम था वो ही मतलब बीटा की क्लास की वैल्यू थी। तो इसलिए K और M में से जो मिनिमम होगा सिर्फ उस ऑर्डर का डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो पाएगा, उससे अगले ऑर्डर का डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना मुमकिन नहीं है। इसलिए बीटा का भी जो डेरिवेटिव है इसी ऑर्डर, इन दोनों में से जो कम है उस एक ऑर्डर, क्योंकि वो दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए वो किसी इन दोनों में से कम वाला जो है उसके इक्वल हो जाएगा। अगर k कम है तो k के इक्वल हो जाएगा, अगर m कम है तो m के इक्वल हो जाएगा। जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए इसमें g का ऑर्डर कम था तो इसलिए बीटा और जी की क्लास सेम हो गई है। अगर हम लोग अल्फा का ऑर्डर कम ले लेते हैं सी के क्लास का, तो अल्फा अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 3 लेते हैं और जी हम लोग 5 ले लेते हैं, तो जी तो 5 ऑर्डर तक डेरिवेटिव होगा, इसका कंटिन्यूस होगा, लेकिन अल्फा का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा, उसके बाद के डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं हो सकेगा। और फिर उससे अगर देखें थर्ड ऑर्डर कंटिन्यूस है तो हम फोर्थ ऑर्डर ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है डिफरेंशिएशन के लिए, तो जब इसका थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव दे तो सकेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे अल्फा के। तो इसलिए बीटा क्योंकि अल्फा और जी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस जो इनमें से कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा बीटा उसी को फुलफिल करेगा, वही उसको लेके अपनी कंडीशन फुलफिल कर सकता है। तो इसलिए हम इनमें से मिनिमम लेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो हम और भी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कभी आप मैं भी शेयर करती हूँ। जी आपको अभी ये नजर आ रही होगी डिपैरामीटराइजेशन की। ये देखें, ये इसके जो फर्स्ट एग्जांपल है ये तो हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये जो एग्जांपल 1.8 है, लेट g फ्रॉम r टू r बी गिवन बाय g ऑफ r इज इक्वल टू r3। यहाँ पे सिर्फ g हमें फंक्शन गिवन है और हमने इसको चेक करना है कि ये रिपैरामीटराइजेशन है या नहीं। ठीक है, तो ये 1 to 1 है, ऑन टू है और इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस भी है। फिर उसके बाद ये किसी वन क्लास को तो कम से कम जरूर बिलोंग, इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है तो दिस मींस ये सी इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। ठीक है, और जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं h ऑफ t तो वो t रेज़ टू पावर 1/3 बनेगा। ठीक है, और ये जो है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे h का तो वो t जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा पावर रूल अप्लाई करने से, और 0 पे ये जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो h फंक्शन है यानी इनवर्स जो है वो उसका पहला डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है, यानी h जो है C1 क्लास को बिलोंग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ r जो हमें गिवन है ये रिपैरामीटराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसकी कंडीशन सारी फुलफिल नहीं हुई। इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? जी क्लास आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है? यस मैम।
बाद आप थोड़ा सा अटेंटिवली बैठें और अटेंडेंस ये मार्क करवा लें। जी क्लास 502 Present. 503 504 Present, ma'am. 505 Present, ma'am. 506 Present. 507 Present, ma'am. 508 509 509 नहीं है क्लास में 510 Present, ma'am. 511 Present, ma'am. 12 Present, ma'am. 13 14 Present. 15 Present. 16 17 Present. 18 Present. 19 20 21 Present, ma'am. 22 23 Present. 24 Present, ma'am.